हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक 2023 इंटरेस्ट एग्ज़ाम। क्योंकि आप लोग को पता है जो यूपी पॉलिटेक्निक 2023 का इंटरेस्ट एग्ज़ाम है वो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी से चल रही है। और आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है द्रो मैटर जो होता है उस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जब सबसे पहले हम लोग चैप्टर को रिवीजन नहीं, सबसे पहले हम लोग उनका थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद उसके बाद चैप्टर का जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नावली होते हैं, उनको हम लोग हल करते हैं। तो चलिए इस द्रो जो चैप्टर नंबर 2 है, जो चैप्टर नंबर 2 है ये द्रो द्रो में कौन कौन से इसमें आपकी जो परिभाषाएं हैं इनको हम लोग देखते हैं। इनमें कौन कौन से सूत्र बनते हैं, किन सूत्र पर इनको हल करना है, इन पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, आपको कॉपी लेकर बैठना है और उसमें आपको लिखना है द्रो केमिस्ट्री पार्ट 2 या पार्ट 2 या लेसन 2। अब आपको लिखेंगे द्रो, पार्ट का नाम है द्रो, लेसन का नाम है द्रो या मैटर। इंग्लिश में आप लोग बोलेंगे मैटर और द्रो। तो सबसे पहले हम लोग द्रो का परिचय करेंगे, द्रो ची होता है क्या होता है। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा चैप्टर 2 द्रो। आपको यहाँ पे द्रो मिल गया, इसके इंग्लिश से मैटर MATTER हो गया। यहाँ पर होगा। अब आपको इनका परिचय देंगे कि कैसे परिचय है और द्रो क्या चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ पे परिचय आपको मिल गया है, इंडिकेशन मिल गया। अब आपको यहाँ पे ब्रह्मांड दो अवयवों से मिलकर बना है, मतलब ब्रह्मांड जो होता है दो अवयवों से मिलकर बना है। द्रव तथा ऊर्जा, आपको पता है जो ब्रह्मांड था दो अवयवों से मिलकर बना है। और एक जो द्रव है एक ऊर्जा है। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते उन्हें द्रव या मैटर कहते हैं। तो आप लोग को अपने कॉपी पे लिखना है। मैं आपको देखो बता रहा हूँ, अगर आप नहीं बोल से लिख पाते हैं तो आप सबसे पहले इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दिया जाएगा, तो आपको वहाँ से जाके देख लेना है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को इतना तेज़ भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लिख ना पाएँ, तो आप लोग को मैं स्लो बोल रहा हूँ जिससे आप लोग लिख। देखिए ब्रह्मांड दो अयवों से मिलकर बना है, द्रव तथा ऊर्जा वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनमें भार होता है। अब मैं आपको बता दूं इस वो भी होती जो स्थान घेरती हैं जिनमें भार भी होता है तथा उनका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उन्हें द्रव कहते हैं। तो आपका यहाँ पर हो गया। अब आपका जो दूसरा फार्मूला आता है भार तथा द्रव्यमान, वेटिंग एंड मॉस, जो आपका वेट और मास जो होता है। अब इसका क्या फार्मूला था, यहाँ पे देखिए आपको जो सूत्र भी मिलेंगे, यहाँ इस पर आपको क्वेश्चन भी लगेंगे, जो आपको यहाँ पे पीवी भी लगेगा। पीवी जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे लगाया जाएगा इससे। चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूलों के और जो इनके फार्मूला है उनको देखते हैं। देखिए जो आपका भार और द्रव्यमान क्या है, उसमें क्या होता है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। मान लीजिए कोई भी बल हो, पृथ्वी अपने तरफ, अब मान लीजिए आपने कोई चीज़ है ऊपर की तरफ फेंका। अगर आप मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या देखिए, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। मान लीजिए आपने कोई एक बाल, मान लीजिए बाल ने आपने ऊपर इस तरफ फेंका, तो ऊपर जाकर टिकता थोड़ी है, और नीचे एक बार पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है। जो पृथ्वी होती है अपनी तरफ आकर्षित करती है जो बाल, अपने बाल कितने ज़ोर से फेंका, आप बाल को इतने ज़ोर से फेंकते हुए चले गए, आपकी बाल फिर ऊपर से एक बैग उसी वेग से, उससे कई गुना वेग से नीचे आ जाएगी। तो ये पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब आपको यहाँ पर जो हुआ देखिए, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, उसे उस वस्तु का मतलब भार कहते हैं। भार किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु मान लीजिए कोई वस्तु आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, अब पृथ्वी उसी बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसे बल कहते हैं। आप इसे फार्मूले को अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। कोई वस्तु को हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और उससे कई गुना वेग से नीचे आता है, उसे आप लोग जो है भार कहते हैं।
इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न होता है। जो इसका मान है, मान लीजिए आपने 2.2 वेग से फेंका, तो वो 2.2 वेग से फेंका तो वो लगभग 3 या 4.4 वेग से नीचे ही आएगा। तो इसका कोई जो इसका मान होता है, इसका कोई निश्चित नहीं होता, कई तरह का मान होता है। अब आपको यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु विद्यमान द्रव के संपूर्ण परिणाम को उस वस्तु द्रव्यमान कहा जाता है। किसी वस्तु के विद्यमान द्रव के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान को सन्निहित या मात्रा भी कहते हैं। जो द्रव्यमान होता है उसे सन्निहित या मात्रा भी कहते हैं, आप लोग मात्रा भी कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर निश्चित रहता है। जो द्रव्यमान रहता है इसका मान सभी स्थानों पर, कोई भी स्थान पर इसे रखेंगे तो इसका जो मान रहेगा वो निश्चित रहेगा, इसका मान निश्चित रहेगा। इसकी तथा इसकी इकाई किलोग्राम, जो इसका इकाई होता है किलोग्राम होता है। आपने कोई वस्तु मान ली तौलने के लिए लिया तो आप बोले हमको 1 केजी देते, इसको केजी बोल लेते हैं किलोग्राम को। अब देखिए आपको यहाँ पे इस फार्मूले को बहुत महत्वपूर्ण है, इस फार्मूले से आपको क्वेश्चन भी लगेंगे, पीवी जो है आपको इस भी क्वेश्चन पे लगेगा। तो देखिए यहाँ पे W बराबर mg होता है। W बराबर mg, आप कहेंगे सर W क्या होता है, तो W आपका भार है, m का है त्वरण का द्रव्यमान या द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, g होता है जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब देखिए जो आपका ऊर्जा क्या है, अब आपको देखिए ऊर्जा होता क्या है। देखिए ऊर्जा एनर्जी जो होती है वो आपकी क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए आपके अंदर कोई काम करें, अगर आपके अंदर क्षमता ही ना रहे तो आप कार्य कैसे करेंगे। अगर आपके अंदर कोई ताकत ना रहे तो आप कार्य कैसे, उसे ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी जो होती है आपके अंदर, एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, मान लो कोई आप काम कर रहे हैं तो उसका अगर आपके अंदर ताकत रहेगी तभी ना तो काम करेंगे, तो उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना ही आकार होता है। आपको मैं बता दूं, ऊर्जा जो होता है उसका ना तो कोई भार होता है और ना तो कोई उसका आकार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यद्यपि ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। जो ऊर्जा आपके अंदर जो ताकत है, आपने कोई चीज़ को उठा रहा है, तो मान लीजिए आपने 10 किलो का कोई चीज़ उठा लिया है, आपने 10 केजी का कोई चीज़ उठा लिया है। अगर आपसे कोई दूसरा इंसान है, अगर यही 10 केजी उसे दे दिया जाए, ना उठा पाए, तो मतलब उसके अंदर जो ऊर्जा नहीं है, आपकी कितनी ऊर्जा नहीं है ऊर्जा लेकिन बहुत कम ऊर्जा है, ये चीज़ होती है। प्रकाश, उष्मा, विद्युत, ध्वनि आदि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। अब ऊर्जा का आपको कहेंगे विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। प्रकाश भी ऊर्जा का एक स्रोत, अगर आपको ऊर्जा ना मिले, प्रकाश का ऊर्जा ना मिले तो आप जीवित रहेंगे नहीं। उष्मा होती है, ये ना मिले तो आप कैसे जीवित रहेंगे। ध्वनि होती है, भी एक ऊर्जा है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे, अब आपका द्रव्यमान ऊर्जा में एक यहाँ पे भी एक आपको सूत्र, इस सूत्र को आपको नोट करना है। जो मैं आपको सूत्र यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको इस सूत्र को नोट करते चलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। आगे चैप्टर में इस पर आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे एक जो सूत्र है, यहाँ पे एक सूत्र है, E बराबर mc² होता है। E बराबर mc² होता है। E जहाँ उत्पन्न ऊर्जा है, मान लीजिए आपके अंदर कोई, मैं बोला ना आपसे, कोई 10 किलो की आप वस्तु उठा रहे हैं, तो अगर आपके अंदर ऊर्जा तभी ना उठाएंगे, तो उत्पन्न ऊर्जा है। यम क्या है, द्रव्यमान। जो मान लीजिए कोई भी, आपको मैं पहले ही ऊपर बता दिया हूँ कि जो यम है यहाँ पे देखिए आपको यम, जो यहाँ पे देखिए मैं आपको नहीं बताया यम द्रव्यमान होता है, तो यहाँ पे आपको द्रव्यमान है। सी क्या है, प्रकाश का वेग है। अब सी क्या होता है, प्रकाश का वेग। आप कहेंगे प्रकाश का वेग बराबर, देखिए प्रकाश की वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सी प्रकाश का वेग है, सी प्रकाश का वेग है, सी प्रकाश का आपका वेग है, ये सी होता है प्रकाश का वेग है। अब आपको इस फार्मूले को नोट करके रख लेना है। अब चलिए, तो दूसरा द्रव की अवस्थाएं क्या होती हैं। द्रव सॉलिड स्टेट होता है, जो ठोस होता है। द्रव, देखिए मैं आपको बताऊं, द्रव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं या पाया जाता है। जो पहला ठोस द्रव है, द्रव की अवस्था जिनमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है।
देखिए जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसको नोट करते चलना है। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अथवा ठोस कहलाता है। तो वही ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए आपने लकड़ी ले लिया, इसकी जो अवस्था होती है ये मतलब गड़ू होता है, मान लीजिए निश्चित है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। अब पत्थर ले लीजिए, वो भी एक आकार, मतलब उसका भी आकार। गंधक है, ये भी एक आकार की तरह का, मतलब जो ठोस अवस्था है। तो आपको देखिए, आपको जो यहाँ पे था, इनमें से दो आपको फार्मूले आपको नोट कर लेना है। आपके दो फार्मूले मैं आपको यहाँ पे दिया हूँ। जो पहला फार्मूला है W बराबर mg होता है, और दूसरा है E बराबर mc स्क्वायर होता है। तो मैं आपको टोटल बता दिया। अब जो आपका यहाँ पे देखिए दूसरा पृष्ठ जो हम लोग चालू करेंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण आपको मैंने परिभाषाएं हैं, उसको मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, अदर नहीं कराऊंगा। अगर मैं ऐसे करता तो बहुत सारी वीडियो बन जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दें कि जो अब यहाँ पे एक आपको मिल गया है, जो पहला मिला है ठोस की अवस्थाएं, ठोस अवस्था। अब आपको मिलेगा द्रव अवस्था। अब आपका जो मिलेगा द्रव अवस्था मिलेगा। अब आपको जो द्रव अवस्था होता है, अब बता दे रहा हूँ जो आपकी द्रव अवस्था होती क्या होती है। देखिए द्रव अवस्था की वह अवस्थाएं जिनमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अब मैं बता दूँ द्रव की अवस्था, जो द्रव की अवस्था होती है, उसका जो आकार होता है वो जो उसका आयतन होता है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अब जैसे में आप ले लीजिए जल का आयतन तो निश्चित, लेकिन आकार नहीं निश्चित है। वो किस आकार का है ये तो नहीं निश्चित है। अब आपको देखिए यहाँ पे है द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाता है। उदाहरण में से जल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, पारा ले लीजिए, ग्लिसरीन ले लीजिए, ये सारी चीज़ होते हैं। आपको अब जो आपके यहाँ पर तीसरा अवस्था होता है, गैस अवस्था होता है। गैस अवस्था क्या होता है? द्रव की वह अवस्था जिनमें उनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। सॉरी, अब देखिए आपको जो द्रव की वह अवस्था जिनमें आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, वो गैस अवस्था कहलाते हैं। अब गैस अवस्था मान लिया वायु हो गया, इसका ना तो आकार निश्चित है ना तो इसका आयतन निश्चित है। ये किस आकार का है किस आयतन का तो आपको पता नहीं है। हाइड्रोजन मान लीजिए, नाइट्रोजन मान लीजिए, ऑक्सीजन मान लीजिए, इसका कोई आपको आकार और आयतन निश्चित है? नहीं निश्चित है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब आपका कोई यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब क्वेश्चन इसमें बनेगा कि गैस की वह अवस्था वह कौन सी चीज़ है जिसका आकार और आयतन दोनों नहीं निश्चित होता है। तो आप क्या कहेंगे? गैस की अवस्था है, वो गैस है जिसका आकार और आयतन दोनों नहीं निश्चित होता है। देखिए आपको मैं बता दूं, ठोस आपको द्रव अवस्था से भी एक क्वेश्चन बनेंगे। अब ये पूछेगा वो कौन सी अवस्था है जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं निश्चित होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर द्रव अवस्था है जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं निश्चित होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत बारीकी तरह से। अब देखिए आपको यहाँ पर चूंकि द्रव तथा गैस के बहने का गुण होता है, इनमें तल पदार्थ भी कहा जाता है। तो ज़्यादा नहीं, जो मेन फार्मूले हैं, मेन जो उदाहरण है उससे मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन परिभाषाएँ हैं उससे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए आपको एक मिलेगा प्लाज्मा। अब इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो प्लाज्मा क्या होता है मैं आपको बता दूं, द्रव की चौथी अवस्था है। यह स्वीकृत है कि ठोस, द्रव एवं गैस सभी विद्युतीय रूप से उदासीन रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में पदार्थ का अधिकांश भाग आयनित अवस्था में पाया जाता है। यह आयकृति अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। जैसे प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में होने के नियंत्रण बढ़ाया जाता है, और इसका उपयोग ऊष्मानाभिकी शक्ति और विद्युत शक्ति के लिए हो सकता है। प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों का चमक होता है। अब मैं आपको जो देखिए आपको क्वेश्चन होगा,
अब पूछेंगे, पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सूर्य क्यों चमकता है, किसके कारण चमकता है, तो आप बताएंगे प्लाज्मा के कारण। अभी देखिए आपको इसमें आपको मिल जाएगा नोट्स पॉइंट्स, ये देखिए आप पॉइंट आपको महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन भी बनेगा। अभी मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। देखिए जो इसमें है भौतिक भौतिक की वह शाखा जो विद्युत उत्पादन के लिए प्लाज्मा का अध्ययन करती है, जो जो होती है मैग्नेटो हाइड्रो गतिकी कहलाती है। प्रोटॉन यूज और न्यूट्रॉन बल्ब का प्लाज्मा होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा द्रवों की अवस्था में परिवर्तन। देखिए आपको द्रवों की अवस्था में परिवर्तन ये बहुत भारी है, इसमें आपको मैं इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। जो महत्वपूर्ण है मैं उसको बता दूंगा, आपको उसको नोट कर लेना है। अब देखिए इसमें आपको मिलेगा गलनांक, मेल्टिंग मिलेगा। आप ये भी आपका इससे भी क्वेश्चन बनेगा। जो गलनांक है इसमें देखिए हमारे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। द्रव की अवस्था परिवर्तन मुख्य कारण उसमें उपस्थित अणुओं की गतिज एवं जो गतिज होती है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक, जो तापमान पर अणु की गतिज ऊर्जा होने के कारण द्रव अपनी ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तापमान और अधिक वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण अणु मुक्त रूप से गति करने लगती है, अर्थात द्रव गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तापमान कम करने पे उपरोक्त विपरीत क्रिया, इसमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। जो इसमें कोई क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, आपको ध्यान रखना, इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आपकी बात आती है गलनांक। गलनांक क्या होता है आपको देखिए यहाँ पे मिल गया है। गलनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था में पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे द्रव का गलनांक कहते हैं। इसमें से भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं आपको बता दूं कौन सा क्वेश्चन बनेगा। इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब चलिए आपका आता है, अब आपको मिल जाता है हिमांक। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं हिमांक क्या होता है। आपको इस फार्मूले को नोट कर लेना है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जम जाता है, उस द्रव को हिमांक कहते हैं। हिमांक क्या होता है, जल का हिमांक 0 सेल्सियस डिग्री होता है और अशुद्धियाँ के उपस्थिति में हिमांक घट जाता है, जो हिमांक होता है घट जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वथनांक का बॉइलिंग मिल जाएगा, आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे हिमांक की। तो आपको देखिए यहाँ पे इसको भी नोट कर लेना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वाष्पन से जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा। किसी ताप पर द्रव वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की दर द्रव सतह पर क्षेत्रफल, वायुमंडलीय के ताप तथा वायु में आर्द्रता पर निर्भर करती है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है इसको भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरह का पढ़ लेना है। जो मेन फार्मूले हैं मैं आपको इसको नोट करा दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा अब द्रव की अनुगति सिद्धांत। अब आपको इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए आपको जो दूसरा पीडीएफ मिलता है वो क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे परमाणु जो होता है आप लोग को बहुत से पता होगा, 9th 10th में पढ़े होंगे परमाणु। अब मैं सीधे चले आता हूँ यहाँ पर देखिए और तत्व में। अब आपको मैं बताऊँ तत्व में आपको तत्व को नोट करना है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तत्व के उदाहरण जो होते हैं इसको आपको एक ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए वे द्रव जो केवल ही एक प्रकार के परमाणुओं एटॉम्स से मिलकर बनते हैं, अथवा जो किसी भी विधि से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों बलों वाले द्रव पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और न ही उनके बनाए जा सकते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब तक लगभग 108 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब आपको देखिए यहाँ पे अब 108 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे बारीकी से बता रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर लोहा, अब लोहा को किससे प्रसिद्ध करते हैं,
एफ ई से। एफ ई क्या होता है, लोहा होता है। मरकरी क्या होता है, एच जी होता है। कापर क्या होता है, सी यू होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ओ होता है। आपको इसको नोट कर लेना, आपको ये बहुत ही बेसिक है, आपको पूछेगा भी। अब देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा लोहा एफ ई होता है, मरकरी एच जी होता है, कापर सी होता है, ऑक्सीजन ओ होता है। अब आपको सीधा कहीं मिलेगा ओ लिखा रहेगा, O2 लिखा रहेगा। तो अब कहेंगे क्या है O2, ये O2 ऑक्सीजन होता है। देखिए आपको यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है। यह तत्वों को गुणधर्मों के समानता के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गीकृत में विभाजित किया गया है। देखिए धातु जो होता है, अब मैं आपको बता दूं, धातु ऐसे तत्व जिनमें धात्विक चमक है, उच्च उष्मा चालकता, उच्च विद्युत चालकता। तो देखिए यहाँ पे मैं इसके जो जो आपको है वही बता रहा हूँ। देखिए ताप का जो तांबा का होता है Cu होता है, तांबा का सी होता है, लोहा का Fe होता है, चांदी का Ag होता है, पारा का Gh होता है, जो यहाँ पे मरकरी में आपको बताया हूँ। देखिए जस्ता का Z होता है। आठ तत्व धातु हैं। अब आपको अधातु कौन कौन सी चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिनमें धातुओं के विपरीत गुण पाए जाते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे सल्फर भी अधातु है, फास्फोरस P से प्रदर्शित करते हैं, ये भी अधातु है। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, ये भी अधातु है। आयोडीन को I2 से प्रदर्शित करते हैं, ये भी है। हाइड्रोजन को H2 से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको अधातु है। ऑक्सीजन O2 से प्रदर्शित करते हैं, O से प्रदर्शित करते हैं, ये भी अधातु है। क्लोरीन Cl2 होता है, इसका भी होता है। ब्रोमीन का Br होता है, इसका भी। अब आपको उपधातु देखिए, आपको यहाँ पे बहुत से सारे मिल जाएंगे, आपको इसको नोट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको टोटल ये PDF आपको चैनल अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा देंगे, वहाँ से आपको जाकर लिख लेना है सारी चीज़ें। आपको एक न्यू चीज़ होती है, देखिए अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का उनकी प्रतिशत मात्रा क्या है। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत में पाई जाती है, भूपटल से प्रतिशत 49 पॉइंट से देखिए यहाँ पर 49.9 सिलिकॉन तत्व है। अब सिलिकॉन भी 26 पाया जाता है, 26 पाया जाता है। एल्युमिनियम 7.3 पाया जाता है। कैल्शियम 3.2 पाया जाता है। पोटेशियम 2.3 पाया जाता है। सिलिकॉन 26.0 पाया जाता है। लोहा 4.1 पाया जाता है। सोडियम 2.3 पाया जाता है। मैग्नीशियम 2.1 पाया जाता है। और अन्य तत्व होते हैं, जो अन्य तत्व हैं 2.1। इनको छोड़कर जितने भी तत्व होंगे, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, इन तत्वों को छोड़कर और सारे तत्व 2.8% पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशत होती है, तो टोटल देखिए आपको इसको नोट कर लेना। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर जो दूसरा मिलता है, देखिए जो सारी चीज़ आपको जो मेन जो फार्मूले थे मैंने उसको आपको बता दिया। मेन फार्मूले करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्व आते हैं। इस सबको आपको अपने हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आपको जाके ज्वाइन हो जाना है, उसे कर लेना है। सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता दी गई। अब जो यहाँ पे द्रव होने की परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को आपको पढ़ लेना है। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ से। देखिए इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन बनेंगे, आपको इसको भी पढ़ लेना है बारीकी से। जो भी इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे वो पढ़ लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे मोमबत्ती का जलना, जो चीज़ आपको होगा पढ़ लेना है। तो आपको जो थ्योरी थी, थ्योरी को कंसेप्ट करा दिया गया है। अब आपके चलते हम लोग अभ्यास प्रश्न पे, कौन से कितना अभ्यास प्रश्न है उस पर देखते हैं। आपको अपने अभ्यास प्रश्न में चलना है और मैं आपको आपके अभ्यास प्रश्न पे ले चलते हैं, करके दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग जैसे पता है कि आ गए, आपको अपने अभ्यास प्रश्नावली पर आ गए। अब आपको इसको बारीकी से नोट भी करते चलना है और आपको इसको पढ़ते भी चलना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और लेसन 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आए उसको करेंगे। चलिए आपको यहाँ पे देखते हैं और दिखाया जाता है। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, पहला क्वेश्चन, जब लोहे की कीलो को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय बाद लोहे की कील
मतलब लोहे कील में क्या होता है। अब आपको कौन कौन से स्टूडेंट को पता हो लोग बताएंगे। घुल जाता है और नीला रंग विरंजित हो जाता है। घुल जाता है लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता है। नहीं घुलता है और नीला रंग विरंजित हो जाता है। नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। तो आपका जो विकल्प नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर डी सत्य होगा। नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। तो स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर, योर राइट आंसर आपका डी होगा। डी नंबर सत्य होगा। अब आप आते हैं, आपके सामने आता हुआ दूसरा क्वेश्चन। जो आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होता है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है देखिए क्या होता है। देखिए स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है, क्योंकि यह। अब जब आपको स्पिरिट को हथेली पर अपनी रखेंगे तो कैसा ठंडा महसूस होता है। कि स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है, क्यों। क्यों भैया, ये क्यों ऐसा होता है। क्रियाशील द्रव है, वाष्पशील द्रव है, अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, या कम वाष्पशील द्रव है। अब आपका कौन सा विकल्प सत्य होगा। ए सत्य होगा कि बी सत्य होगा कि यहाँ पर डी सत्य होगा या सी सत्य होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका विकल्प नंबर क्रियाशील द्रव है ये भी आपका गलत है। अवाष्पशील द्रव है ये भी आपका गलत है। कम वाष्पशील द्रव है ये भी आपका गलत है। अब आपके सामने आता है अत्यधिक वाष्पशील द्रव, ये आपका राइट आंसर होगा। और आपका दूसरा का विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प सी सत्य होगा। जो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। अब आपके सामने आता है तीसरा क्वेश्चन। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए क्या आता है। जो आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। अब आपके सामने जो आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। कौन से स्टूडेंट बताएंगे जो दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। तो अब आपके सामने देखिए भौतिक परिवर्तन है। अब हमारे दूध बन गया, वो तो भौतिक परिवर्तन है नहीं। अम्लीय परिवर्तन है नहीं। क्षारीय परिवर्तन है नहीं। रासायनिक परिवर्तन है नहीं। क्या दूध से दही तो बन सकता है, लेकिन दही से दूध बन सकता है। आपको भौतिक परिवर्तन मतलब भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब आपका जो होता है भौतिक परिवर्तन, आप कैसे पता करेंगे कि जो आपका भौतिक परिवर्तन क्या है। तो आपके सामने जो भौतिक परिवर्तन है वो कैसे पता करेंगे। तो ले दिए आपका जो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन, दूध से दही का बनना भौतिक परिवर्तन नहीं, गलत है। अम्लीय परिवर्तन है नहीं है, गलत है। रासायनिक परिवर्तन नहीं। क्या आप दूध से दही बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन दही से दूध बना सकते हैं नहीं। अब मान लीजिए आप पानी को बर्फ बना सकती हैं। पानी को आप बर्फ पिला के बना सकते हैं। तो आपके सामने जो यहाँ पर सी नंबर सत्य होगा, क्षारीय परिवर्तन। जो यहाँ पर होगा आपका क्षारीय परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सत्य होगा विकल्प नंबर आपका होगा वो सत्य होगा, क्षारीय सी नंबर होगा। देखिए अब आपके सामने चौथा क्वेश्चन आता है। जो आपका चौथा क्वेश्चन है, अब आपका ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब कौन से स्टूडेंट बताएंगे ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ने बदल देंगे। मान लीजिए उन्होंने मारा विकल्प नंबर बी ए मार दिया। अब बाद में मैं बोला ए नहीं सत्य, सी सत्य है, तो कहेंगे नहीं सी तो मैं बोला था, पहले से ही बोला था। तो यहाँ पे आपको
ये नहीं मतलब होता कि आप देख कर बताओ, आपके अंदर कितनी जानकारियाँ ये देखी जाती हैं। तो जो आपका होगा, जो चौथे का आपका कौन सा सत्य है, गैस के अणुओं से अधिक होता है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठोस गैस के अणुओं से अधिक होता है, द्रव के अणुओं से अधिक होता है, या गैस के अणुओं के बराबर होता है, द्रव के अणुओं से कम होता है। क्या इसमें कौन सा विकल्प सत्य है, कौन से लोग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प नंबर आपका सी सत्य है, आपका जो विकल्प नंबर सी है ये सत्य होगा, क्योंकि जो ठोस अवस्था में अणुओं की गति ऊर्जा होती गैस के अणुओं के बराबर होती है। तो आपका राइट आंसर होगा सी का सी नंबर सत्य होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सी सत्य होगा। अब आपके सामने पांचवा क्वेश्चन होता है, आंतराणुक बल अधिक होता है, किनमें आंतराणुक अधिक बल होता है, अधिक होता है। तो ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है, तीनों में समान होता है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, आंतराणुक बल अधिक किस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है, तीनों में समान होता है। तो ये तीनों आपका गलत होगा, ठोस में आपका आंतराणुक अधिक होता है। जो आंतराणुक बल है ठोस में अधिक होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर ए सत्य है। आपका जो राइट क्वेश्चन होगा ये विकल्प नंबर ए सत्य होगा। अब आपके सामने छठा क्वेश्चन जो आता है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या गलनांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, या क्रांतिक ताप कहते हैं। उसे कौन सा ताप कहा जाता है, कौन से स्टूडेंट बताएंगे। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस ताप को क्या कहते हैं, कौन से बताएंगे। अब आपका कौन सा होगा, गलनांक होगा, नहीं इसमें गलत है, गलनांक गलत है। हिमांक होगा, गलत होगा। अब जो क्रांतिक ताप होगा ये भी गलत है। अब आपके सामने 6 का बचता है सी, विकल्प नंबर सत्य होगा, क्वथनांक होगा। यहाँ पर आपका क्वथनांक सत्य होगा। अब आपके सामने आता है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, अपरिवर्तित होती है, पहले से कम फिर वृद्धि, क्या होता है। कौन सा स्टूडेंट इसको बताएगा। देखिए यहाँ पर जो होता है किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होता है, कौन से लोग बताएंगे। यहाँ पर क्या वृद्धि होती है, या परिवर्तित होती है, या कमी होती है, या पहले से कम फिर वृद्धि होती है। तो यहाँ परिवर्तित भी नहीं होगा, पहले से कमी फिर वृद्धि नहीं होगी, अब कम भी नहीं होता, इसके मतलब इसमें वृद्धि होती है। तो आपका जो 7 नंबर है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो 7वें का विकल्प नंबर ए सत्य होगा। अब आपके सामने आता हुआ एक क्वेश्चन 2008 में पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है, बताएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है, शहद एवं नमक, दूध एवं पानी, शहद एवं पानी, पानी एवं साबुन। अब आप कौन सा बताएंगे, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है, शहद एवं नमक को, दूध एवं पानी को, शहद एवं पानी को, या पानी एवं साबुन को। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है, यौगिक को कौन सा प्रदर्शित करता है। तो आपको कौन सा यौगिक को प्रदर्शित करता है। देखिए शहद एवं नमक तो नहीं हो सकता है, दूध एवं पानी तो भी नहीं हो सकता है, अब शहद एवं पानी तो भी नहीं हो सकता है। तो आपके सामने एक विकल्प जो बचा है पानी एवं साबुन। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर
8 का विकल्प नंबर सी सत्य होगा। पानी एवं साबुन को प्रदर्शित करता है। तो आपको ध्यान से देना है और आपको इसको नोट भी करते चले, नहीं कि आपको पढ़ लिए तो हो गया, आपको नोट करता है, रिवीजन करता है। यह पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान देना है। अब देखिए आपके सामने जो नवा क्वेश्चन आता है वो क्या है, निम्नलिखित में से मिश्रण है। अब आपको निम्नलिखित में से कौन से मिश्रण है? इस्पात, वायु का, चाक, संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तूतिया होता है कॉपर, सल्फेट, पीतल, दूध। अब आपको इसमें से छांटना है निम्न से मिश्रण क्या होता है। अब आपको नवा क्वेश्चन जो उसको छांटना है उसमें क्या होता है। अब मतलब मिश्रण क्या है, निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है। अब आपको ध्यान देना इस क्वेश्चन में मिश्रण है क्या। अब आपको मिश्रण क्या है, इस्पात हो सकता है मिश्रण, और वायु भी होता तो वायु मिश्रण होता है, चाक मिश्रण होता है, आपका जो चाक होता है वो मिश्रण होता है, धोने का सोडा मिश्रण होता है। अब बताइए धोने का सोडा जो होता है वो मिश्रण होता है। अब आपका जो ग्लूकोज होता है मिश्रण है, बताएंगे तूतिया मिश्रण है, कॉपर सल्फेट मिश्रण, पीतल दूध मिश्रण है। अब आपको इसमें से छांटना है कौन सा मिश्रण है। तो देखिए आपको यहाँ पे जो इस्पात है ये मिश्रण है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से मिश्रण है। देखिए जो आपको यहाँ पर है इस्पात, ये भी आपका एक तरह का मिश्रण है। अब वो आई भी जो आपका होता है एक तरह का मिश्रण है। अब ये आपका चाक मिश्रण नहीं है, संगमरमर आपका मिश्रण नहीं होगा। अब जो आपका धोने का सोडा होगा ये भी मिश्रण नहीं होगा। जो ग्लूकोज होता है इसको ये भी मिश्रण नहीं होता है। तूतिया भी होता है मिश्रण नहीं होता है। आपका जो कॉपर सल्फेट होता है ये भी मिश्रण नहीं होता है। जो आपका पीतल होता है ये मिश्रण होता है, और जो आपका दूध होता है ये भी मिश्रण होता है। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य होगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ और आप लोग बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इसमें कौन सा विकल्प सत्य है। जो 90 का कौन सा विकल्प सत्य होगा, कौन सा चाक धोने का सोडा वायु वाला विकल्प सत्य ए नंबर होगा, या बी नंबर होगा तूतिया दूध, ग्लूकोज दूध संगमरमर होगा, या पीतल व इस्पात होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, तो आप लोग बताएं कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो आपका जो 9वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी है ये सत्य होगा। 9 का विकल्प नंबर डी सत्य होगा। यू आर राइट आंसर। जो आपका राइट आंसर है, जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा सत्य है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 9वें का विकल्प नंबर डी सत्य होगा। चलिए आपके सामने अब 10वां क्वेश्चन जो आता है ये 10 करोड़ का होगा। आपका जो 10वां क्वेश्चन है ये 10 करोड़ का है। तो कौन कौन से लोग 10 करोड़ का इनाम लेना चाहते हैं, तो चलिए इसको आपको तैयार रहिए। अब आपके सामने जो आता है भूपट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, या ऑक्सीजन है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा है। भूपट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व अधिक होता है। आपका जो होता है वो कौन सा विकल्प सत्य होगा। क्या आप सोडियम पाते हैं, मैग्नीशियम पाते हैं, या आयरन पाते हैं। आप बताएंगे कौन सा पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे जो आपका विकल्प नंबर 10वें का विकल्प नंबर आपका बी सत्य होगा। यू आर राइट आंसर, विकल्प नंबर बी सत्य होगा। तो अब आपके सामने जो यहाँ पे था आपको देख लिए 11 आपका 10 क्वेश्चन क्लियर हो चुका।
अब आपके सामने जो 11वां अंतिम क्वेश्चन आता है। अभी इस चैप्टर में और क्वेश्चन है, आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। पार्ट नंबर 1 है। अब पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा जो 12 से लेकर जो 29 क्वेश्चन तक पड़े हुए हैं उनको बताया जाएगा। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर जो आपका 11 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए। अब आपको इसमें से भी शुद्ध पदार्थ को छांटना है। कौन सा शुद्ध पदार्थ है? आपका जो 11 नंबर है इसको भी छांटना है। तो देखिए, आपको इसमें सब छांटेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या सिलिकॉन आपका शुद्ध पदार्थ है? दूध शुद्ध पदार्थ है? शहद शुद्ध पदार्थ है? ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ? पीतल, साबुन? इसमें से कौन सा आपका शुद्ध पदार्थ है? आपका साबुन भी शुद्ध पदार्थ नहीं, अशुद्ध पदार्थ है। पीतल भी होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। और आपका यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये शुद्ध पदार्थ है। अब जो आपका शहद होता है अशुद्ध पदार्थ है। जो आपका दूध होता है ये भी आपका अशुद्ध पदार्थ है। तो आप देखेंगे आपको आपके सामने कौन सा विकल्प दिया गया है, कौन सा आप विकल्प बताएंगे जो आपका यहाँ पे सत्य होगा। तो देखिए, यहाँ पे सिलिकॉन, दूध, ग्लूकोज ये शुद्ध पदार्थ है? नहीं, ये गलत है। सिलिकॉन ग्लूकोज होता है। तो इस आपको इसमें देखिए, मैं जो आपको बताया हूँ इसमें देख लीजिए आप इसमें कौन सा तो आप देखें इसमें कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप विकल्प नंबर सिलिकॉन और ग्लूकोज, विकल्प नंबर आपका बी सत्य होगा। तो आप देखेंगे 11वें का आपका जो विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा। तो 11वें का विकल्प नंबर आपका बी सत्य होगा। तो यू आर राइट आंसर बी, विकल्प नंबर बी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको अगले वीडियो में मिलेगा दूसरे पार्ट का 12 से लेकर 29 क्वेश्चन तक सॉल्व है। तो आपको जैसे आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ लिए, आपने जो यहाँ पर थ्योरी थी थ्योरी भी दोहरा लिए, और आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन प्रश्न थे 11 क्वेश्चन आपको भी करा दिया गया, आपको यहाँ पर करा दिया गया। अब आपके सामने यहाँ पर जो आता देखिए आपको कर लेना है। यहाँ पर जो सारे चीज़ होते हैं कर लेना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा। आपको व्हाट्सअप नंबर है 6306244445 व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ से सारे PDF भी ले सकते हैं किताब की। जो ये सारी किताब जिस किताब से आपको पढ़ाया जा रहा है ये सारी किताब PDF आपको भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और आपको अगर चाहते हैं कि हर एक बाई की खबर, डेली वाइज खबर आपको मिलती रहे, कौन सी पॉलिटेक्निक की कैसे 2023 की होने वाली चीज़ें हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाना है। तो आज स्टूडेंट इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो आपको मिलते हैं। अच्छे, तब तक के लिए गुड बाय।